हेलो साथियों, मैं प्रकाश सर एमपी इंजीनियर। तो आपको जो है स्टोन पढ़ा रहा था मटेरियल टेक्नोलॉजी में, जैसा कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपने मेरा देख ही लिया होगा। इसके बाद जो पिछली बार पढ़ा दिया उसको थोड़ा रिवीजन कर देता हूं मैं आपके एक से आधे मिनट, आधे से एक मिनट में। क्लियर? अपन ने क्या पढ़ा था? अभी रॉक पढ़ रहे थे और रॉक में अपन पढ़ा था जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ा था? जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। कुछ समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सबसे पहले मैंने पढ़ा था। तीन प्रकार से क्लासिफिकेशन होता है: इग्नियस रॉक, ओके, दूसरा होता है सेडिमेंट्री रॉक्स, ओके, और तीसरा होता है मेटामॉर्फिक। क्लियर? मेटामॉर्फिक रॉक, ओके। अब देखिए, इग्नियस रॉक्स क्या रहता है, तो यहीं पे आपको देखो नोट्स इस प्रकार सुनाना, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, नोट्स इस प्रकार सुनाना। ऐसा नहीं कि नोट्स आप बना रहे हो उसमें पूरी थ्योरी बता रहे हो। मैंने आपसे हमेशा बताया शॉर्ट्स नोट्स बनाना, जो अपनी पेन कॉपी लेना उसमें बनाते जाना। तो उसमें नोट्स इस प्रकार सुनाते हैं जो चीजें एग्जाम में इंपोर्टेंट रहती हैं वो। क्लियर? जैसे इग्नियस रॉक है, तो इग्नियस रॉक्स में क्या होता है? कूलिंग ऑफ मेगमास होती है, जहां पर क्लियर आपको कितना लिखना, मात्र लिखना है, जब बनती है कूलिंग ऑफ मेगमास। क्लियर? स्पेलिंग पे जाना नहीं, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ओके, मैं हिंदी मीडियम का छात्र हूँ, हिंदी मीडियम का छात्र रह चुका हूँ। ओके, और इंग्लिश में ही पढ़ाई की थी, क्यों इंजीनियर इंग्लिश में करेंगे तभी पढ़ाई हो पाई। क्लियर? तो इग्नियस रॉक्स कूलिंग ऑफ मेगमा से बनती है। क्लियर? अच्छा, सेडिमेंट्री रॉक्स किससे बनती है? तो सेडिमेंट्री रॉक्स सर बनती है किससे? जो डिसइंटीग्रेटेड पार्ट होगा ना, रॉक का डिसइंटीग्रेशन होगा धीरे धीरे और एक जगह आके चट्टान के रूप में अवसाद हो जाएगी, जम जाएगी, उसे बोलेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स। अच्छा, मेटामॉर्फिक रॉक क्या रहती है सर? मेटामॉर्फिक रॉक जो रहती है, इससे पहले इग्नियस रॉक्स बन गई और सेडिमेंट्री रॉक्स बन गई। इन दोनों रॉक्स के टूटन छटन, जो भी इनका जो है, इनमें से नई रॉक्स जनरेट हुई, नई रॉक्स बने इन दोनों के टूटने से, उसे बोलेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स। इन्हीं के एग्जाम्पल भी मैं आपको पिछली क्लास में जो है समझा दिए थे। अच्छा, इग्नियस रॉक्स भी तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी रहती है सर? एक रहती है सर वॉल्केनिक रॉक्स, एक रहती है हाइपरबेशल रॉक्स, एक रहती है पॉल्यूटेनिक रॉक्स। अच्छा देखो, सॉरी, एक चीज और बता दूं, मैं बताऊं, मेरे साथ में बहुत से साथी जो थे वो भी तैयारी कर रहे थे, बट बहुत सारे साथियों का हो गया, बहुत सारे साथियों का नहीं हुआ। नहीं हुआ उनकी मैं बता दूं, उनको क्या पता वो क्या करते थे जिनका नहीं हुआ। तो वो जहां पे वॉल्केनिक है तो वॉल्केनिक की स्प्रिंग याद करने लग जाते थे, हाइपरबेशल की स्प्रिंग याद कर, पॉल्यूटेनिक की स्प्रिंग याद करने लग जाते थे, इग्नियस की स्प्रिंग, सेडिमेंट्री की स्प्रिंग, मेटामॉस्फेरिक की स्प्रिंग। इनकी स्पेलिंग और इनकी वर्ड प्रोनाउंसिएशन सही करने के चक्कर में टाइम वेस्ट करते रहते थे। बट आपको मैंने बता दिया सर कि एमसीक्यू वाला पेपर है आपका, आपको इतना पढ़ना है कि ये क्वेश्चन है और इसके ए बी सी डी चार ऑप्शन है, चार में से एक कौन सा सही है वो मुझे पता होना चाहिए। तो इतना ही आपको पढ़ना है, दिमाग में फालतू चीजें नहीं रखना। क्लियर? तो देखो, इग्नियस चट्टान तीन प्रकार से रहती है। वॉल्केनिक रॉक क्या रहती है? वो जिसमें सरफेस पे, एट द अर्थ सरफेस पे अगर मेग्मा ठंडा हो जाए तो वॉल्केनिक रॉक है। हाइपरबेशल का है जो सेलो डेप्थ पे, सेलो डेप्थ पे अगर मेग्मा ठंडा हो जाए तो कौन सी हो जाएगी? हाइपरबेशल। पोल्यूटेनिक क्या हो जाएगी? कंसीडरेबल डेप्थ पे, यानी कि जाना गहराई पे अगर आपका मेग्मा ठंडा हो रहा तो वो हो जाएगी आपकी क्या सर? वो हो जाएगी पोल्यूटेनिक रॉक। क्लियर? इतना ही मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था। तो नोट्स में जो मैंने आपका मैप बनाया तो इसी प्रकार का मैप होना चाहिए मात्र आपके नोट्स में, उससे जाना आपकी थ्योरी वगैरह नहीं लिख लेना, पूरी गलती कर दोगे। क्लियर? जो अपने पढ़ा दिया था उससे आगे अपन चलते ना। देखो, अपन वो पढ़ा ना फिजिकल क्लासिफिकेशन, तो क्या करा? बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर रॉक्स में बी क्लासिफाइड एज स्टेटिफाइड, अनस्टेटिफाइड और फ्लोटेड स्ट्रक्चर। क्लियर? मैंने बताया था पिछले, फ्लोटेड स्ट्रक्चर कौन से रहते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक ही रहते हैं। क्लियर? मैंने आपको बताया था। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन भी तीन प्रकार से करते हैं, पहला स्टेटिफाइड, दूसरी रॉक है अनस्टेटिफाइड, तीसरी रॉक है फ्लोटेड स्ट्रक्चर। तो जिनको पढ़ते जाओ उनको रटना नहीं है, मैं बता रहा हूँ जो चीज आपके एग्जाम की वो मैं बता दिया था पिछली बार। क्लियर? अभी जो मैप में बताया था वही। अच्छा, इसमें पहली रॉक है स्टेटिफाइड रॉक्स, दे हैव लेयर्ड स्ट्रक्चर, यानी जो लेयर के रूप में रॉक मिलेंगी उनको बोलेंगे स्टेटिफाइड। क्लियर? जैसे कि सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, मडस्टोन। ओके। अनस्टेटिफाइड रॉक्स दे हैव क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एंड कंपैक्ट ग्रेन्स, जैसे एग्जांपल ग्रेनाइट, ट्रैप और बेसाल्ट। अब देखो, जैसे कोई रॉक है उसमें क्लियर दिख रहा है कि लेयर बाय लेयर है। क्लियर? इसको अपन जहां से निकाल सकते हैं, जहां से निकाल सकते हैं, जहां से निकाल सकते हैं, ये कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी स्टेटिफाइड। और एक है ऐसी रॉक जिसमें पता ही नहीं है कहां से निकालना कहां से नहीं निकालना, जैसे ग्रेनाइट वगैरह जो रहती है, तो उनको कहते हैं अनस्टेटिफाइड, यानी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रहता है इनका। इनका कैसा रहता है? क्रिस्टलाइन का स्ट्रक्चर रहता है। क्लियर? अच्छा, एक रहती है फ्लोटेड, फ्लोटेड रॉक्स, दे है फ्लोटेड स्ट्रक्चर, यानी जिनमें फ्लोटेड स्ट्रक्चर रहता है। क्लियर? एलोंग द प्लेन्स फ्लोटेड दे हैव स्पिल्ट इजीली, इनको आसानी से अपन निकाल सकते हैं प्लेन के एलोंग में। क्लियर? अच्छा,
दिस प्लान आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, इनके प्लान जो ईच अदर जो है पैरेलल नहीं रहते। तो इसमें से आपको कुछ नहीं रखना याद, मात्र याद कितना रखना है कि स्ट्रेटिफाइड रॉक्स क्या रहती है, जो कि लेयर बाई लेयर रहती है। क्लियर, अगर लेयर बाई लेयर नहीं हो जाएगी वो जाएगी अनस्ट्रेटिफाइड, यानी कि वो कौन सा हो जाएगी, क्रिस्टलाइन। अच्छा, तीसरा क्या, फ्लोटेड रॉक्स क्या रहती हैं, जो जिनमें फ्लोटेड स्ट्रक्चर बनता है। अच्छा, इसका एक एग्जांपल क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक्स जिनमें फ्लोटेड स्ट्रक्चर बनता है। क्लियर, इस प्रकार से बस इतना ही आपको नोट्स में लिखना है, जो तो थ्योरी में आपको बता रहा हूं। मैंने आपको पहले ही बताया था, यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको बहुत अच्छा आता है, तो थ्योरी की क्लास बिल्कुल ना देखें। और अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो, आपको इंग्लिश से डर लगता है, वो थ्योरी क्लास देखें। मैं हिंदी मीडियम का हूं, मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, फ्री में सब कुछ इंग्लिश में पढ़ाता, इस प्रकार से पढ़ाता, मैंने कुछ भी रटा नहीं है। क्लियर, समझो चीजों को, जो इंपोर्टेंट है, जितना आपका इंपोर्टेंट है वही आप करते जाओ। क्लियर। अच्छा, तीसरा क्लासिफिकेशन है, दो क्लासिफिकेशन हो गए आपका, जियोलॉजिकल हो गया और फिजिकल हो गया, तीसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। अब बच्चे पता इसकी भी डेफिनेशन रटने लगते हैं, सिलिशियस रॉक्स मेन कंस्टिट्यूट फलाना ढिकाना, कुछ नहीं करना। सिलिशियस रॉक्स क्या रहता है, इसमें मेन कंस्टिट्यूशन क्या रहता है, सिलिका रहता है, यानी सिलिका आपका मेन होगा तो क्या होगा, सिलिशियस स्ट्रक्चर। अच्छा, आर्जिलियस रॉक्स क्या हो जाएगी, जिसमें मेन जो स्ट्रक्चर रहता है वो क्या रहता है, क्ले। अच्छा, क्ले को आप एल्यूमिना भी बोल सकते हैं, इसकी जगह जी भी लिख के आया कि एल्यूमिना मेन स्ट्रक्चर होगा तो उसे क्या बोलेंगे, आर्जिलियस रॉक्स बोलेंगे। क्लियर। अच्छा, कैल्सीडियस रॉक्स क्या रहते हैं, जिसमें मेन स्ट्रक्चर कैल्शियम, देखो कैल्सीडियस यानी कैल्शियम मेन स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्लियर, मेन जो है कंस्टिट्यूएंट क्या हो जाएगा, कैल्शियम। क्लियर। अच्छा, इनके एग्जाम्पल रट लो नहीं लो, समझ लो। सिलिशियस रॉक्स क्या होता है, ग्रेनाइट, ट्रैप और सैंडस्टोन। आर्जिलियस रॉक्स क्या रहता है, स्लेट और लेटराइट। अच्छा, कैल्सियस क्या रहता है, लाइमस्टोन और मार्बल। ठीक है, इस प्रकार से आप चीजों को समझ सकते हैं। क्लियर। अच्छा, करेक्टरिस्टिक से पहले मैं आपको देखो एक बार फिर से समझा देता हूं, जियोलॉजिकल मैंने अच्छे से समझा दिया था आपको। इसके बाद क्या है, केमिकल समझा देता हूं। क्लियर, केमिकल और फिजिकल, फिजिकल मैंने आपको समझा ही दिया है। केमिकल और समझ लो, इसमें रहता है एक पहले सिलिशियस स्ट्रक्चर, जिसमें सिलिका मेन इंपोर्टेंट वो रहता है पार्ट्स, यानी कि मेन कंस्टिट्यूशन सबसे ज्यादा मात्रा में क्या रहेगा, सिलिका। एक रहता है आर्जिलियस रॉक्स, आर्जिलियस रॉक्स इसमें एल्यूमिना या फिर क्ले भी लिख के आ सकता है, क्ले मेन आपका कंस्टिट्यूशन रहेगा, सबसे ज्यादा एल्यूमिनिया और क्ले मिलेंगे। तीसरे नंबर पर जो आपका है वो क्या आपका, कैल्सीरियस रॉक्स, जिसमें भैया कैल्शियम, नाम से ये कैल्शियम ज्यादा मात्रा में होगा। तो इसमें रटने वाली क्या बात है, नोट्स में आपको इतना ही लिखना। क्लियर, इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप हैंड रिटन नोट्स बनाते जाइए, आपका आराम से काम हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, जहां तक क्लियर है, अब देख लेता हूं टाइम कितना हो गया आपकी वीडियो का, है ना। ठीक है, आपकी क्वालिटी और बता देता हूं ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन, यानी अच्छे बिल्डिंग स्टोन की विशेषता बताइए। तो रटना नहीं है, पहले मैं बता रहा हूं, जो इंपोर्टेंट चीज है वो आपको नोट कराता जाऊंगा मैं अलग से। क्लियर। इट शुड प्रोसेस फाइन ग्रेनाइट, यानी स्ट्रक्चर जो है फाइन ग्रेनाइट होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, प्लीजिंग होना चाहिए, प्लीजिंग कलर यानी देखने में अच्छा होना चाहिए, सॉफ्ट पोचेस फ्लॉस एंड क्रैक्स नहीं होना चाहिए इसमें। क्लियर, यानी फ्री फ्रॉम सॉफ्ट पॉचेस फ्लॉप्स एंड क्रैक्स, क्रैक्स वगैरह फ्री होना चाहिए। तो जहां से तो क्वेश्चन बनेगा, ये तो बेसिक सी चीज है भैया, स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, क्रैक्स नहीं होना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है जी, है मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होनी, 3.5 न्यूटन पर एमएम, इसको ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है, जो काफी बार आ चुका है। कोई भी बिल्डिंग स्टोन आप यूज कर रहे हो तो उसकी बिल्डिंग में मिनिमम जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहना चाहिए 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होना चाहिए। किसके लिए, लोड बियरिंग बाल के लिए। ओके। अच्छा, इट शुड बी नॉट एब्जॉर्ब मोर देन 5% वाटर, जहां पर ध्यान रखना, इंपोर्टेंट चीज बताऊंगा मैं, जो आता है पेपर में, यानी कोई भी बिल्डिंग स्टोन 5% से जो है जाना वाटर ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए। अच्छा, अगर पूछे कि रिजेक्ट किस केस में कर देंगे, कि सर 10% से जाना अगर आपने एब्जॉर्व कर लिया तो उस केस में रिजेक्ट कर देंगे। ध्यान रखना, जहां पर दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक पूछा जाता है कितने परसेंट जाना पानी एब्जॉर्व नहीं करना चाहिए, तो आप बताओगे सर 5% जाना पानी बिल्डिंग स्टोन जो है एब्जॉर्व नहीं कर सकता। अच्छा, रिजेक्ट किस केस में कर देंगे, सर 10% से जाना अगर उसने कर लिया तो अपन रिजेक्ट कर देंगे। क्लियर, ध्यान रखना। स्पेसिफिक शुड नॉट बी लेस देन 2.5, तो स्पेसिफिक जो आपकी 2.5 से अधिक नहीं होना चाहिए। अच्छा, अट्रैक्शन टेस्ट अगर आप करेंगे, जो कि मैं बताऊंगा आपको एग्रीगेट के केस में अट्रैक्शन टेस्ट कैसे करते हैं, क्या होता है, इट शुड नॉट बी नॉट सो बियर मोर देन 2%, यानी अट्रैक्शन टेस्ट में 2% से ज्यादा आपका जो है वियर नहीं आना चाहिए। क्लियर। टफनेस इंडेक्स जो है 10%, 10 से टफनेस इंडेक्स जो है नंबर में रहता है वो 10 से जाना होना चाहिए। क्लियर, 10 से कम नहीं होना चाहिए, 10 से जाना होना चाहिए। क्लियर। इट शुड हैव अ गुड रेजिस्टेंस टू शॉक, इट शुड बी ड्यूरेबल। क्लियर, शॉक के प्रति रेजिस्टेंस अच्छा होना चाहिए, ये तो नॉर्मल सी बात है। क्लियर। अच्छा, और कोई क्वालिटी है, इसी में आ गई। क्लियर। अब देखो, ये पूरी की पूरी सातों क्वालिटी आप कैसे लिखोगे नोट्स में, तो देखो इंपोर्टेंट क्वालिटी है वही लिखोगे ना, पूरी तो लिखो नहीं। इंपोर्टेंट क्या है, वाटर ऑब्जर्वेशन, वाटर ऑब्जर्वेशन क्या है,
कि भैया 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। रिजेक्ट किस केस में कर देंगे, 10% आएगा तो आप रिजेक्ट कर दोगे। क्लियर। दूसरा का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होना चाहिए सर, 2.5% से जाना ही होना चाहिए, हायर होना चाहिए 2.5 से। अच्छा बियर कितना होना चाहिए सर, अटेक्शन टेस्ट में जो बियर करेंगे वो 2% से जाना होना चाहिए। अच्छा और क्या, टफनेस इंडेक्स कितना होना चाहिए, सब टफनेस इंडेक्स जो है 10 से जाना होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप फेयर बनाओगे। देखो फेयर में इतनी छोटी चीजें लिखना, क्यों, जब फेयर जो रहता है उसमें आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीजें आपको दिखना चाहिए, जिससे कि आपको कम टाइम लगे और सुटेबल दिखना चाहिए, जो कि आप आसानी से पढ़ सकते हो। क्यों, आपके दिमाग में कैपेसिटी तो उतनी ही है, दिमाग में कैपेसिटी उतनी ही है। अब आप पूरी की पूरी लाइन पढ़ रहे हो, उसमें से देख रहे हो, तो आपके दिमाग में क्या होता है, वो अदर अनवांटेड चीजें भी जाती है। क्लियर। इसलिए लिमिटेड चीजें आप अपने नोट्स में बना के रखें, उन्हीं को आप देखें। क्लियर। तो इस प्रकार से आप नोट्स बना लो। क्लियर। अब क्वारिंग वगैरह कितना रह गया, क्लियर, स्टोन। तो जितना स्टोन रह गया मैं अगली वीडियो में आपको कंप्लीट करा दूंगा, 3 वीडियो आपकी स्टोन की हो जाएगी। उसके बाद अपने एमसीक्यू करेंगे। जो भी आपको कुछ चाहिए एक्स्ट्रा तो आप कमेंट कर सकते हैं ना।